गुड इवनिंग। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th का। चैप्टर का नेम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले लोग इकोनॉमी को ही देख लें क्या टर्म है। पहले चैप्टर का हमेशा मीनिंग समझ लेना चाहिए। इकोनॉमी मीन्स होता क्या है? अर्थव्यवस्था। किसी भी कंट्री का क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, इट मीन्स उसके पास रॉ मटेरियल कितना है, इनकम कितना है, पीपल कितने हैं, लोगों का वहाँ पे हिसाब, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, इन सब को मतलब कुल मिला के इकोनॉमी में आर्थिक हालात, आर्थिक मतलब मनी से रिलेटेड जो कंडीशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक। अब जब सेक्टर की बात है तो सेक्टर मीन्स होता है वर्ग। कितने तरह में काम विभाजित है, कैसा काम लोग करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पढ़ना है, जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। प्राइमरी इट मीन्स बुनियादी, जनरली एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सबके सब कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, सबके सब प्राइमरी सेक्टर में। तो चलिए प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ। अब प्राइमरी सेक्टर में आपने देखा एग्रीकल्चर, खेती और खेती से जुड़ा जो भी चीज, जिसमें प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ उपज होता है, उसका फॉर्म चेंज फैक्ट्री वैक्ट्री में यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल खेती कर लिए, पशु को पाले दूध के लिए, मधुमक्खी पालन किए, उसके अलावा क्या चीज सिल्क का सेरिकल्चर किए, इसके अलावा कुम्हार वगैरह का, ये सारा किस में आएगा? प्राइमरी वाले में। ठीक है, बुनियादी होगा। किसी भी कंट्री के लिए ये तीनों सेक्टर इंपॉर्टेंट है और हम लोग सेक्टर को इसके ऊपर डिवाइड किए हैं कि उसमें से कौन सा वर्क है, कैसा वर्क है, कौन सेक्टर कितना कंट्री को फायदा पहुंचाता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंट्री को डिवाइड किए। तो सेकंड नंबर में हम लोग आ गए कौन से सेक्टर में? सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी क्या है? इसका दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मींस क्या होता है? फॉर्म बदलना। जो आपके पास सामान पहले से मौजूद था, आपने उसके फॉर्म को क्या किया? बदल दिया। उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक सुई खरीदते हैं तो उसका भी फॉर्म क्या है? कब चेंज हो चुका है सुई, वो भी कैसे सेक्टर में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो किसके सेक्टर में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ट्रक की बात करते हैं, सिलाई मशीन वाला जो टेलर की बात करते हैं, ये सबका सब किस में आएगा? सेकेंडरी। ये इसी का नेम क्या चीज है? मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड नंबर में हम लोग देख रहे हैं टर्सरी सेक्टर। इसी का दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर। दूसरा नेम सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? देखिए इसमें होता है प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन। इसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बाय चेंजिंग फॉर्म्स। उसके फॉर्म को क्या करके? बदल के। मैन्युफैक्चरिंग तो करेंगे क्या करके? फॉर्म को बदल के। और टर्सरी में क्या होता है? ना प्रोडक्शन ना मैन्युफैक्चरिंग, ओनली सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर आप बस में चढ़ते हो और बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है, तो वो कैसे सेक्टर में काम कर रहा है? सर्विस सेक्टर। क्योंकि ना वो आपको उतने पैसे में बस देने वाला है, ना वो आपको कुछ प्रोड्यूस करके देने वाला है, वो बस आपको क्या देने वाला? सेवा। टीचिंग, जैसे हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, किस कौन सा सेक्टर है? सर्विस। इसमें ना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपली क्या चीज है? टीचिंग, एक सर्विस सेक्टर। डॉक्टर का ऐसे ही, इंजीनियर का ऐसे ही। इंजीनियर तो कुछ फैक्ट्री में बना भी देगा, लेकिन डॉक्टर का क्या चीज है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। तो मेनली आपको क्या करना है? इन तीनों का एक अच्छा एग्जाम्पल नेट पर से 10-15 को एग्जाम्पल देख लेना है, क्योंकि हो सकता है आपको 4-5 ऑप्शन में दे दे और बोले ये कौन से सेक्टर में आएगा या कौन सा नहीं आएगा, ये ढूंढने के लिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पॉसिबल है। इसलिए आप इसका 5-10 को नेट से अच्छा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा कौन किस में आता है। अच्छा, ऐसे में एग्जाम्पल ले, फ्रूट वेंडर जो फल लगाता है, कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर में। अच्छा, कॉबलर चमार, सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस दे रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिशियन, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री से बना हुआ सामान को हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है। अब इन सब से अगर हटे तो हम लोग चलते हैं किस पे? जीडीपी पे। जीडीपी क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कुल घरेलू उत्पाद। एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? अप्रैल से कब तक? अगले साल के मार्च तक। मतलब 1 अप्रैल से लेके
31 मार्च तक को हम लोग बोलते हैं 1 फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसी वजह से क्यों इसको 1 अप्रैल से लिया गया, क्योंकि इंडियन में मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया का कैलेंडर था विक्रम कैलेंडर, उसके अनुसार मंथ स्टार्ट होता है कब, 22 मार्च के बाद। 22 मार्च के बाद जनरली रखा जाता है क्योंकि होली होती है। होली जो है वो युद्ध कौन सा है, चैत्र के दिन। होली न्यू ईयर है, फर्स्ट डे है साल का, उस समय से स्टार्ट होता है। अब होली तो वेरी करता है, कभी 3 कभी 22 कभी 28 से वेरी करता है। तो इसको चेंज करने के लिए लोगों ने क्या किया कि अप्रैल को चैत का महीना मतलब अप्रैल से स्टार्ट किया मंथ को। इसलिए हम लोग का जो स्कूल वगैरह में चलता है वो भी कहां से कहां स्टार्ट होता है, अप्रैल से मार्च तक सेशन चलता है। ठीक है, ये आपने देखा। अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो आपने देख लिया कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से क्या 31 मार्च तक। अब ऐसे में एक फाइनेंशियल ईयर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर मिला के कुल कितना गुड्स का उत्पादन हुआ और मेनली उनका वैल्यू कितना है गुड्स का और सर्विसेज का, इसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। समझने का फिर से ट्राई कीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर आपको पता है ना क्या करेगा, प्रोडक्शन क्या, फैक्ट्री प्रोडक्शन क्या करने वाला, खेत उत्पादक है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करने वाला, मैन्युफैक्चरिंग। टर्सरी क्या करने वाला, सेवा देने वाला। तो आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी से हमको गुड्स मिलेगा, सामान मिलेगा, और टर्सरी से क्या मिलने वाला, सेवा मिलने वाला। तो सेवा भी मिलेगा तो उसका कुछ पेमेंट होगा ना भाई। तो सारा का पेमेंट सब चीज एक साल में कितना उस कंट्री के अंदर हो रहा है, इसको जोड़ लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। इसमें विदेशी कंपनी भी काउंट हो जाएगा, जो भी हमारे यहाँ कंपनी लगाया है, जैसे होंडा है, टोयोटा है, अगर ये सब फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाया है तो इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, काउंट करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज जीडीपी, आप बोलोगे इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मींस दैट व्हाट इज द वैल्यू, कितना पैसा का बिकने वाला है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। देखो जितना इसका सामान बिके, अब सपोज करो कि किसी ने गेहूं उपजाया और वो डायरेक्टली गेहूं विदेश को बेच रहा है, तो हम लोग गेहूं का रेट वहां पर जोड़ लेंगे जितने में वो बेचा। अब यही किसी ने गेहूं उपजाया और कुछ गेहूं क्या किया, कृष्णा को दे दिया, और कृष्णा उसको दुकान में यूज कर रहा है, तो कृष्णा का जो दुकान में बिका उसको जोड़ेंगे। अब इसी में से क्या चीज था, इधर आयुष का फैक्ट्री था बिस्किट का, और कुछ गेहूं वो यहाँ बिस्किट में ले आया, तो बिस्किट के बिकने के बाद जो होगा उसको जोड़ेंगे। मतलब सिंपली ये है, हर प्रोडक्ट का जो फाइनल चीज हम लोग बेचते हैं उसको जोड़ेंगे। समझ में आया क्या, देश से बाहर जो भी जाए या देश में खपत हो, जो फाइनल चीज खपत होगा उसको जोड़ेंगे। तो आपको फाइनेंशियल ईयर पता चला। आपको ये भी पता चला कि जीडीपी में क्या है, जीडीपी में कोई एक सेक्टर लेते हैं कि तीनों सेक्टर, दो सेक्टर हमको क्या दे रहा है, गुड्स देने वाला है। कौन कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी, और तीसरा सेक्टर क्या देने वाला है, सर्विसेज। का भी कुछ वैल्यू होगा ना, 5 लाख रुपए का जॉब किए, 10 लाख का किए, 2 लाख सैलरी है, कुछ तो होगा जॉब। तो इन तीनों का जो वैल्यू हम लोग जोड़ के एक पार्टिकुलर साल में निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। नहीं समझ में आया, किसको नहीं आया, अच्छा मनी ठीक, ओके नेक्स्ट। अब है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक देश के द्वारा एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रॉफिट का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फायदा हुआ। अब सपोज करो इसी में हिमांशु है, बहुत कोचिंग एब्सेंट रहता है क्योंकि उसका फॉरेन सब में भी काम चलता है, ठीक है। तो हिमांशु क्या काम किया, वो नाइजीरिया में सामान बेच रहा है, ठीक। ऐसे ही सिम्मी है, उसका क्या चल रहा है, हॉलैंड में काम चल रहा है, नीदरलैंड हॉलैंड में, वहां उसका काम चल रहा है। और कोचिंग एब्सेंट कौन करता है, ऋषभ है, तो ऋषभ का सीधे अमेरिका में काम चल रहा है, ठीक है। और है नहीं, एक उसका भाई क्या नेम है जो उसका, सत्यम है, उसका तुमको लगता है मून पे चल रहा है, इतना एब्सेंट है, खैर छोड़िए। तो जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देश के आदमी के द्वारा टोटल वैल्यू कितना होगा फाइनल गुड्स का।
अब ये विदेश में हॉलैंड में चला रही थी, कोई नाइजीरिया में चला रहा था, कोई अमेरिका चला रहा था, कोई मूल ना समझ के ऑस्ट्रेलिया चला रहा हो, तो वो लोग जो वहां पैसा कमा रहा है वो भी हमारे में काउंट होगा, क्योंकि वो हमारे देश का आदमी सिटीजन है कि नहीं है। Yes, sir. अभी अंबानी का कंपनी विदेश में चले तो पैसा हम लोग जीएनपी में कहाँ काउंट करेंगे? इंडिया में, क्योंकि अंबानी कहाँ का है? इंडिया का। टाटा का काउंट होगा तो कहाँ काउंट होगा? इंडिया। तो जीएनपी है। अब जीएनपी आप समझ गए। ऐसे ही एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में साल भर में उस देश के आदमी के द्वारा कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना फाइनल हुआ संपत्ति का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसको हमने क्या बोल दिया? जीएनपी। जीडीपी देश के भीतर, जीएनपी देश के लोगों के द्वारा, चाहे देश के भीतर या देश के कहां पे? बाहर। इस दोनों जगह पे हम लोग क्या करेंगे? उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो होगा। नहीं समझ में आया जी? नहीं, उसको हटा देंगे। इसीलिए तो अपने इंडिया का दिक्कत ये है, जीडीपी ज्यादा है, जीएनपी कम है। मतलब हम लोग विदेश जाके ज्यादा नहीं कमा रहे, उल्टा विदेश वाला आदमी हमारे यहाँ ज्यादा कमा लिया। जिस दिन जीएनपी ज्यादा होगा, जीडीपी कम होगा, मतलब देश से ज्यादा हम लोग बाहर भी फैक्ट्री जाके लगा देंगे, तब अपना कंट्री बहुत सुपर पावर में है। समझ में आया? जीडीपी देश से ज्यादा कहाँ जाके हम लोग बना दे? विदेश में। मतलब वहां का भी प्रोडक्शन हम ही लोग करेंगे, यहाँ का भी प्रोडक्शन हम ही लोग करेंगे, तब होगा। अमेरिका में जीएनपी ज्यादा है, कंट्री से ज्यादा बाहर। चाइना में भी अब जीएनपी ज्यादा है जीडीपी से, इसलिए सब कंट्री क्या हो गया? ऊपर बढ़ते जा रहा है। नहीं समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। आजादी के बाद से देखा गया, आपके बुक में बहुत सारा ग्राफ मिलेगा आपको आगे। आजादी के बाद से देखा गया, जब हम लोग आजाद हुए थे तो मैक्सिमम पीपल इंडिया के जो थे वो किस पे डिपेंडेंट थे? प्राइमरी। बहुत कम सेकेंडरी, बहुत कम टर्सरी। तो गरीबी हमारे यहाँ अत्यधिक थी। लेकिन समय के साथ सेक्टर का बढ़ा, सबसे ज्यादा जो राइज किया वो कौन किया? टर्सरी सेक्टर। एट प्रेजेंट जीडीपी का लगभग 50-55% अकेला कौन देता है? टर्सरी सेक्टर। उसके बाद आता है किसका? सेकेंडरी। और तब आता है किसका? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, हमारे इंडिया में दिक्कत ये है, टर्सरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन अपने भारत में आज भी 50% लोग के लगभग, कोई 46 बोल दे, 47 बोल दे, 50% पीपल के अराउंड आज भी वो लोग खेती पे निर्भर है, जबकि एग्रीकल्चर हमारे कंट्री का जीडीपी सबसे कम देता है, सबसे कम प्रॉफिट, बट सबसे ज्यादा लोग लगे हैं। तो ये बेकार है कि नहीं है? लोगों को डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके कंट्री आगे बढ़ेगा। और यही मेन रीजन है हमारे यहाँ गरीबी का। बिकॉज अपने यहाँ क्या होता है, खेती भी अच्छे से नहीं हो पाता, उसका मेन रीजन है साइज ऑफ फैमिली बहुत बड़ा है, खेत बहुत छोटा छोटा है, कितना उपजाओ, हाई डोज फर्टिलाइजर का, इरिगेशन का, इन सब का कमी है, सही रेट एमएसपी नहीं मिल पाता, सही से फसल नहीं होता है, साथ में प्राकृतिक डिजास्टर मतलब आपदाएं, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, अलग अलग प्रॉब्लम है। ऊपर से आप जबरदस्ती का जमीन में घुसे हुए, इसलिए हमारा कंट्री रिच है या पुअर में से? ना रिच है ना पुअर है, तो मीडियोकर। $1840 है हमारी कमाई, ठीक है, 1840 से, ठीक। तो हम लोग हैं मीडियोकर, लेकिन पुअर के नजदीक है। अभी हमारी बहुत अच्छी आबो हवा या ये दशा नहीं है। अब तो टर्सरी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा? सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इसमें तो ना पैसा लगा, और सिर्फ प्रॉफिट है ना जी। जैसे मेरा छोड़ दो, मेरे में तो हम तो लिए हैं डिग्री सेकेंडरी का, काम कर रहे हैं टर्सरी का, अलग बात है। मेरे पास इंजीनियरिंग का डिग्री कर रही है। कन्हैया सर का जरा सोच के देखो, बालिका विद्यापीठ में पढ़े इंटरमीडिएट तक, उसके बाद बिहार बोर्ड वाला जो भी सरकारी कॉलेज होता है उससे ग्रेजुएशन किए, उससे एमए किए, बीएड भी कर रहे हैं। पैसा उनका खर्च नहीं के बराबर हुआ, मुश्किल से 3-4 लाख रुपए टोटल मिला के पैसा पढ़ने में खर्च हुआ, लेकिन पर मैंने एक अच्छा हैंडसम मनी कमा रहे हैं, ठीक है, कमा हम भी रहे हैंडसम मनी, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे में खर्च हुआ ज्यादा और उनमें खर्च उतना नहीं हुआ। तो कन्हैया सर कौन से सेक्टर को बढ़ाया आगे? सर्विस सेक्टर को बढ़ाया आगे, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को, ठीक है। लागत कम, मुनाफा ज्यादा है, ठीक। अब आगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? When a person is willing to work but he is not getting a job of his or her own choice और डिजाइन। एक आदमी काम करने को इच्छुक है लेकिन इसको काम नहीं मिल पाता उसके अनुरूप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। बोलेंगे बेरोजगारी।
काम करना चाहता है लेकिन मिल नहीं रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी। अपने इंडिया में बेरोजगारी का रेट 11% के लगभग अब पहुंच गया कोरोना के बाद, और लगभग 11% 5-6% होगा, लगभग 10-11 करोड़ लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। अंदाजा इसी से तुम लगा सकते हो कि 30,000 एनटीपीसी का फॉर्म निकला तो उसको लगभग 1.5 करोड़ लोग फॉर्म भरा। बेरोजगारी का ये नतीजा है, 1.5 करोड़ पीपल फिल्ड द फॉर्म, और जब ग्रुप डी का 1 लाख फॉर्म निकला तो उसको 2.5 करोड़ लोग के लगभग फॉर्म भरा। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का कुछ ये आलम है। सर जो सर्विस करता है वो भी फॉर्म भरता है। और तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी। आदमी को काम उसके अनुरूप मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आदमी को उसके अनुरूप काम नहीं मिल रहा है। तो ये बेरोजगारी आई क्यों? 4-5 इसका कारण थोड़ा जान ले। सबसे पहला कारण ह्यूज पॉपुलेशन, रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन क्या है कुछ ज्यादा है। सेकंड नंबर में ह्यूज पॉपुलेशन मतलब साइज ऑफ फैमिली आ गया उसमें। सेकंड इलिटरेसी, हम लोग पढ़े लिखे थोड़े क्या है कम, थोड़ा सा ये ज्यादा है। तीसरा लेस टेक्नोलॉजी, इंडिया में खूब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, एवरेज है कम है। हम लोग पावरफुल किंगडम में ये कंट्रीज में नहीं है टेक्नोलॉजी। और गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी है, थोड़ी दिक्कत है, खराब तो पूरे नहीं है। तो तू यार पुलिस कैसे घूम रहा है? कुछ ऐसा नहीं है। तुम बिहार में कि लंदन में रह रहा है? तो वो रोक रहा है रास्ता को फैक्ट्री रिसोर्स मिलेगा तब ना। चलिए गवर्नमेंट पॉलिसी अब थोड़ी बेहतर है, कोई वैसा प्रॉब्लम है लेकिन और होना चाहिए इसको। और गरीबी का कारण कुछ लोगों का चॉइस, हमारे यहाँ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एकदम तड़पे रहते हैं, ठीक है। इस चक्कर में लोग जो उनके सामने काम आता है वो भी नहीं करते हैं। होता है ऐसा? करेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, इस चक्कर में 35 साल गुजार देते हैं, उसके बाद कुछ बड़ा हो ही नहीं पाता है क्योंकि उम्र निकल चुका है, ठीक ऐसा। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एक है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, दूसरा है डिसगाइज्ड, इसी में एक अलग हम लोग बना सकते हैं सीजनल। ऐसे यही मेनली दो होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जहां आपको लगता है लोग कि हाँ भाई वो बेरोजगार है, घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, वो कौन से अनएम्प्लॉयमेंट, उसका एग्जांपल। दूसरा आ जाए किसमें, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या एग्जांपल हो जाएगा? बाहर से देखने में लग रहा है रोजगार में, बट एक्चुअली वो क्या चीज है? जैसे एग्जांपल इसका शॉप है कृष्णा का, अब कृष्णा का शॉप है नहीं इधर, ठीक है, प्रियम का शॉप। अब इसके दादाजी चला रहे थे उस दुकान को, सपोज करें ऐसे इसके पापा करते हैं बाहर का, लेकिन मान चलो इसके पापा, बुरा नहीं मान लेना इसके लिए, मैं छोटा पापा करने पड़ेगा। इसके पापा वो दुकान चला रहे थे सपोज, वो एक आदमी चलाने को इनफ थे, लेकिन वहां पे प्रियम क्या किया, इससे कुछ हुआ नहीं, ये भी वही सोच करेंगे तो बदले में ये भी क्या हुआ, उस दुकान पे बैठने लगा। इसके पापा अकेले इनफ थे दुकान चलाने के लिए, फिर भी 4 घंटा चला रहा उसको जाके जबरदस्ती, नहीं है तब भी बैठा हुआ वहीं पे। तो ये एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है? बाहर से देखने में तो लोग सोचेगा हाँ कितना लाइक बेटा है, बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इस काम को करने के लिए एक आदमी इनफ थे ना, ये फालतू में बैठा हुआ है। तो बाहर से देखने में लग रहा है एम्प्लॉयड, बट एक्चुअली ये क्या है? ऋषभ भी ऐसा कुछ नहीं किया, वो दुकान में बैठ गया, तो बाहर से लगेगा एम्प्लॉयड, बट एक्चुअली यही disguised a type of unemployment in which a person looks like employed but actually he is unemployed. Open unemployment. It is a clear unemployment structure in which a person is not having any work with him. हो गया? Seasonal. ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चलता है? सीजनल। जब खरीफ फसल लगेगा तो 15 दिन का रोजगार, खरीफ कटेगा तो 15 दिन का रोजगार, रबी लगेगा तो रोजगार, रबी कटेगा तो रोजगार, 20-25 एक आध 2 महीना में रख लिए दवाई छिड़काव, खाद छिड़काव, ये सब कुल मिला के गाँव में 5 से 6 महीना का काम होता है। ये कैसा एम्प्लॉयमेंट है? बाकी के टाइम लोग बैठते हैं, इसलिए आजकल तो लोग शहर भागने लग गया काम के तलाश में, ठीक। अब
नरेगा मनरेगा क्या है? यही जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल यूथ के लिए, ग्रामीण एरिया में लोगों के लिए सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसी योजना है जिससे इनका गुजर बसर ढंग से चल सके। अगर कोई आदमी 6 महीने ही काम करता है और 6 महीने में सपोज करो उसको, ऐसा तो है नहीं 30 दिन काम मिलेगा, 20 दिन काम मिला, 7 महीने मिल गया, 140 दिन काम किया, 140 दिन काम किया, 300 रुपीज के हिसाब से जोड़ लो, 14 तिया 42,000 रुपया वो साल का कमाएगा। 5 परिवार अगर उसके यहाँ है तो महीने का उसके पास 3,500 खर्चा करने के लिए मिलेगा। 3,500 खर्च में क्या 5 परिवार को चला सकते हैं? नए स्कूल में पढ़ाएगा ना, नए कुछ करना चाहेगा तब भी खाने पीने में चल जाएगा। 1 केजी दूध लेगा 1,000 रुपया बन जाएगा जी, 1200, अब तो 40 रुपया देना ही पड़ेगा आपको। बच्चे को थोड़ा बहुत खाना तो दोगे, 1200 रुपये। यही सब्जी का ऐसा ना रेट है, थोड़े दिन में हमको लगता है कि कृष्णा सब्जी बेचारा रख लेगा दुकान में, इतना रेट है कि वो ज्वेलरी शॉप पे मिलेगा। उसके हिसाब से देखिए, गोभी को छोड़ दीजिए, बेचारा घरेलू अब आ गया तो दिक्कत नहीं है। बाकी का आप रेट देखिए तो वो है महंगाई का। तो आप इन सब से अंदाजा लगा के देख लीजिए, उसके बाद क्या आदमी टिकेगा ना 3,500 में? नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में भी रहेगा तब भी 3,500 में नहीं चलेगा अच्छे से। अगर कपड़ा वपड़ा सब देना हुआ परिवार को तो बहुत दिक्कत है। तो सरकार इसीलिए सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करें कि 3-3.5 महीना का काम और लोगों को, गांव वालों को हम दिलवा सके। तो 2005 में रघुवंश प्रसाद सिंह थे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अध्यक्ष, हेड थे, मंत्री थे भारत के। रघुवंश प्रसाद सिंह अपने बिहार के थे। वैशाली में उनको सब राघव बाबा बोलता है, मैथ्स के बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, इसलिए इस चीज का कैलकुलेशन बड़ा अच्छा लगा है। कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने नरेगा स्टार्ट किया, इसी का नाम बाद में मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये राइट टू वर्क के तहत रखा गया, जिसमें 100 दिन का रोजगार ग्रामीण लोगों को वैसे सीजन में जब ऑफ सीजन होता है, इट मीन ये नहीं कि खरीफ और रबी फसल की बुआई कटाई इस समय जॉब देगा, 100 दिन का रोजगार, इट मीन 3.5 महीने का और रोजगार। और इसका फिक्स पेमेंट है कि हाँ 280 रुपए, 260 रुपए, 240 रुपए ऐसे आपको मिलेगा। तो 100 दिन में अगर काम किया आदमी 100 का 100 दिन तो 24,000 रुपया और हो जाएगा। तो 42-24 जोड़ेगा तो लगभग 66,000 रुपया हुआ। इट मीन सब उसके पास 5-5.5 रुपया पर महीने का आएगा। उल्टा सरकार उसके लिए फ्री स्कूल दे रखा है बच्चों के लिए गवर्नमेंट का। साथ में सरकार राशन के तौर पे देता ही है, आपको पता है 3 केजी चावल, 2 केजी गेहूं ये देता है ना जी, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली के तहत वो देता है। साथ में सरकार रहने के लिए आवास बना दिया इंदिरा आवास योजना के तहत। साथ में सरकार सुलभ शौचालय दे दिया, 12,000 रुपया में दिया। ये सारा फैसिलिटी सरकार, हेल्थ के लिए सरकारी हॉस्पिटल आपको पता है कि फ्री है। तो गवर्नमेंट को लगा कि जो लोगों की बेसिक नीड है, 6 तरह की जरूरत है आज के दुनिया में लोगों की, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकार। अगर ये अधिकार नहीं है तो बाकी सब बेकार। अगर अधिकार नहीं है तो बाकी सब बेकार है। आज के जमाने में आपके पास राइट्स नहीं है। अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर रखा है, क्या वहां के लोगों की जिंदगी अच्छी होगी? ना नहीं होगी। तो अधिकार जरूरी है कि नहीं है? yes. जरूरी है। तो ये सारा हमारा क्या चीज है, क्या है ये सारा? नीड्स चाहिए। तो आप देखिए सरकार आपको क्लॉथ नहीं दिया, लेकिन मोटा अनाज जो आप सीरियल्स खाते हैं, रोटी चावल, ये पर कैंडिडेट 5 केजी आपको दे रहा है, 3 केजी चावल, 2 केजी गेहूं। इसके अलावा बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसको मिड डे मील के तहत दोपहर में खाना खिलाया जा रहा है। कि अगर बाप और माँ मतलब पापा और मम्मी मजदूरी पे चले गए हो, काम करने गए हो, तो बच्चा कहाँ खाएगा, कहाँ पढ़ेगा? तो चलो भाई हम दोपहर का खाना भी तुमको देंगे, सुबह मम्मी पापा के साथ खा के आना, दोपहर में इधर खाना, फिर पढ़ना, शाम में घर जाओगे तो तक वो लोग भी काम से आ जाएंगे, तो आराम से बच्चा रहेगा। इसके अलावा पोशाक वितरण, साइकिल वितरण, ये वितरण, वो वितरण करके सरकार बेसिक नीड पूरा करता है कि नहीं? एक कपड़ा के अलावा सरकार ये 6 का 6 चीज देता है लोगों को। रोटी खाना दे ही रहा है भाई, कपड़ा नहीं दे रहा, बोला मैंने आपको। मकान शेल्टर दे दिया आपको, स्वास्थ्य दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, फ्री का एजुकेशन पढ़ने के लिए। उसके बाद भी आप कॉलेज में सस्ते दाम पे आप पढ़ने में अच्छे पढ़िए। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सब में क्या होता है, बहुत कम पैसा लगता है। उसके बाद भी सरकार लोन दे रहा है। सुविधा तो एक से एक की, अलग बात है लोग जागरूक नहीं है या लोगों को पता नहीं है।
तो मनरेगा नरेगा आने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये एक साथ भारत के 625 जिला में प्रेजेंट में ये चल रहा है। 625 जिला में 5 किलोमीटर के रेडियस, इट मींस अगर हम यहाँ हैं तो 5 किलोमीटर में बालगुदर या 5 किलोमीटर में रामपुर या 5 किलोमीटर में रेहुआ या 5 किलोमीटर में जंग मोड़, इतने दूरी में काम करने देगा। इन्हें कि हमको बोलेगा पटना में काम है, चल जाओ डेली साइकिल से। ठीक है, इतने एरिया में देगा वो मुझे। तो 5 किलोमीटर के रेडियस में 100 दिन का काम ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी कैसा सीजन में? ऑफ सीजन में ये मिलता है, वो भी फिक्स मजदूरी के तहत। इससे ग्रामीण क्षेत्र का उद्धार हुआ थोड़ा हुआ। ये था मनरेगा नरेगा। आगे है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वो है जिसका पता गवर्नमेंट को है और यहाँ एम्प्लॉयज के साथ अच्छा ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन जगहों पे पहला चीज एम्प्लॉयड को मंथली सैलरी मिल जाएगा, वो भी फिक्स टाइम पे। दूसरा, एम्प्लॉयज को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। तीसरा, पेड लीव, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलेगी, जैसे सरकारी नौकरी मिलता है या स्कूल में मिलता है ना, एक दिन वहाँ के एम्प्लॉयज को छुट्टी मिलेगी। 3 हुआ। चौथा क्या हुआ? मेडिकल का मिल जाएगा। 5वां क्या हुआ? HRA मतलब हाउस रेंट, DA, TA ये सब मिल सकता है। PF कटेगा जो बाद में पेंशन के तौर पे आएगा। आदमी जिंदगी भर कमाता है, उतने में बाल बच्चे का शादी, खाना पीना खाया, बाल बच्चे का शादी विवाह किया, घर वगैरह बनाया, पैसा हो गया नील। ठीक है, उसके बाद उसको जिंदगी के लिए चाहिए। अगर इतने में वो खत्म हो जाए तो उसका बाप बेटा भगा देगा। क्या किस लिए भगाएगा? ठीक है, भगा देगा इसे। तो आदमी को पेंशन अगर रहता है, भाई जिस घर में देखो बुजुर्ग को पेंशन है, क्या इज्जत है उनका जिंदगी में। एवं जो खाना वो पापा की तबीयत खराब है तुरंत ठीक करना, कारण वहाँ पापा नहीं है, कारण वहाँ मुद्रा है। अब ऐसा नहीं है भाई, कुछ का दिल भी है, इज्जत भी है, इन्हें सोचना सर भड़का रहे हैं सबको, लेकिन फिर भी उन बुजुर्गों का थोड़ा केयर ज्यादा होता है। ठीक है जी, नहीं करेगा तुम केयर? देखेंगे नहीं करना, अब बताएंगे। मैडम आने से बदल गए। चलिए, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? संगठित क्षेत्र जिसका पता सरकार के पास है। मेडिकल लीव, PF, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो भी है जहां अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है तो उनको 6 महीने की छुट्टी मिलेगा। 2 महीने प्रेगनेंसी के पहले और 4 महीने प्रेगनेंसी के बाद। ऊपर से उस पिच पे पेमेंट भी नहीं कटेगा, देना पड़ेगा फुल। आप दोगे? वो जो बच्चा है बेचारा भूखा रहेगा। ठीक, ये इसके अलावा 6 महीने के बाद भी वो महिला, जब तक वो बच्चा 1 साल का नहीं होता है, तो अगर 20 से ज्यादा अगर महिलाएं आपके यहाँ काम करती है तो एक ट्रेंच बनाइए, एक जगह बनाइए, एक रूम बनाइए, वहां एक आया को अपॉइंट कीजिए जहां सबका बच्चा खेलेगा रहेगा, उसमें भी आप उस महिला को 3 बार। ओके, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर समझ में आ गया। अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाए, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोगों का PF नहीं कटेगा, पेड लीव नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मेडिकल नहीं मिलेगा, लेडीज वगैरह है वो नहीं मिलेगा, रेगुलर पेमेंट नहीं मिलेगा, रेगुलर वर्क नहीं होगा, जो लेबर सबके साथ है उसको हम लोग क्या बोले? अनऑर्गेनाइज्ड। और ऑर्गेनाइज्ड किसको बोले? आपको ये सब मिलेगा सारी। आगे, पब्लिक प्राइवेट मिक्स्ड सेक्टर। पब्लिक मतलब सरकारी, जो गवर्नमेंट ऑन गवर्नमेंट जिसका मेन मालिक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल, रोडवेज कौन है? रेलवेज अभी तक तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट होगा तब देखेंगे। गवर्नमेंट, एयरपोर्ट, हाँ पोर्ट हो गया। इसके अलावा और सोचिए आप, LIC कुछ प्राइवेट भी है, लेकिन ये कुछ बैंक वो भी है, कुछ ये भी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस क्या है? गवर्नमेंट। NTPC है। प्राइवेट क्या है? जो किसी एक आदमी के हाथ में हो, वो इसका मालिक हो। इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा? रिलायंस, टाटा होगा जी, बिरला, ये सब। मिक्स्ड क्या है? जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का लगा हुआ हो, शेयर लगा हो, जैसे SBI, PNB, ये सब बैंक क्या है? मिक्स्ड है। 51% गवर्नमेंट का, 49% लोकल पीपल का। पब्लिक क्या है? RBI, पूरा 100% गवर्नमेंट। महिला बैंक जो महिलाओं के लिए होता है, वो क्या चीज है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरा का पूरा।
ग्रामीण बैंक भी शेयर वाला हो जाता है, ठीक है, अब प्राइवेट है। चलो हाँ, बैंक से हट के जरूर वाइल इंडिया लिमिटेड प्राइवेट और पब्लिक दोनों का है। इसके अलावा और भी जगह है। अब आजकल जितने भी नए रेलवे स्टेशन का मेंटेनेंस होगा वो मिक्स्ड है, बना देगी सरकार, बाद में मेंटेन करेगा कौन उसको? प्राइवेट। आपसे पैसा लेके, आपसे 10 रुपया चार्ज लेके, प्लेटफॉर्म टिकट का लेके, इस तरीके से उसको मेंटेन करेगी। तो ये मिक्स्ड सेक्टर। तो इस प्रकार से चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। जय हिंद। ONGC गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट।